welcome to today's class. I am Dr. Niti Rathod, author of chempandit.com. आज शुरू करेंगे फ्रेश न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 6, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस. इस चैप्टर में हम बात करेंगे किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इवॉल्व हुआ फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स टिल टुडे. पढ़ेंगे हम मोशन के बारे में और बात करेंगे मेजरमेंट की. डिस्टेंसेस और लेंथ को किस तरह से मेजर किया जाता था अर्ली 90s में, किस तरह से धीरे धीरे एक सिस्टम डेवलप हुआ जो आज एक स्टैंडर्ड सिस्टम कहलाता है, SI यूनिट जिसे कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. किस तरह से डेवलप हुआ, किस तरह से यूनिवर्सली एक्सेप्ट हुआ, ये सब हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए शुरू करते हैं एक कहानी. हाँ, मैं एक कहानी सुनाऊंगी आपको. बहुत बहुत समय पहले की बात है, अर्ली टाइम्स में ह्यूमन बीइंग्स, पीपल जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक जमाने में बिल्कुल भी नहीं था. देयर वाज जीरो सिस्टम. उस समय में लोग क्या किया करते थे, लोग पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे और जो भी उनका लगेज है, जो भी गुड्स है, उसको वो पीठ पर, बैक पर कैरी करते थे और पैदल पैदल वो मूव करते थे. धीरे धीरे ये सिस्टम थोड़ा सा डेवलप हुआ और जब पानी के थ्रू, वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होने की बात आई, के थ्रू मूव करने की बात आई, तो इनिशियली कुछ बोट्स डेवलप की गई जिन्हें हम बोट्स कहते हैं. लेकिन उस टाइम वो सिर्फ एक लकड़ी का लॉग हुआ करता था बड़ा सा, जो बीच में से हॉलो रहता था. जाहिर है हॉलो रहता था, एक कैविटी रहती थी ताकि उसके अंदर बैठ भी सकते हैं, सामान भी रख सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट हॉलो कैविटी वो फ्लोट करता था वाटर पे. धीरे धीरे पीपल ने बोट बनाना सीखा. लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के एक प्रॉपर बोट बनाना सीखा कि बोट का शेप जो है वो स्ट्रीमलाइंड होना चाहिए ताकि वो स्मूथली वाटर को काट के उसके ऊपर चल सके. फिर धीरे धीरे व्हील का इन्वेंशन हुआ. व्हील के आविष्कार से एक बहुत बड़ी क्रांति आई, एक रिवॉल्यूशन आया इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. और क्या हुआ, बुलक कार्ट्स यूज होने लगे. एनिमल्स को यूज करके और व्हील को यूज करके बुलक कार्ट्स बने. कुछ रिक्शा, टोंगा टाइप की चीजें बनी. साइकिल से जोड़कर जो एक रिक्शा चलता है ना, उस टाइप की चीजें डेवलप हुई धीरे धीरे. इसके बाद धीरे धीरे जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, तब दैट वाज अ बिग रेवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्टेशन हिस्ट्री. क्योंकि उसके बाद स्टीम इंजन से जुड़े हुए वैगन्स, कैरियर्स जो है, जिनको आजकल हम ट्रेन कहते हैं, उसका बहुत छोटा फॉर्म वो शुरू हुआ और ट्रांसपोर्टेशन में एक रेवोल्यूशन आ गया. अब हम बहुत बड़े बड़े गुड्स, बहुत बड़ा बड़ा सामान और ह्यूमन बीइंग्स, पैसेंजर्स, ये सब कैरी कर सकते थे उन वैगन्स में एंड कैरियर्स में. ठीक है. उसके बाद धीरे धीरे आई मोटर कार्स, ऑटोमोबाइल का इन्वेंशन हुआ, वो आया. फिर पानी की बात करें तो शिप्स आई, मोटराइज्ड बोट्स आई जिन्हें हम मोटर बोट कहते हैं, जो मोटर से चलती हैं बहुत फास्ट स्पीड में. इनका डेवलपमेंट हुआ और पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो एकदम बदल गया. ठीक है. इसके बाद फिर धीरे धीरे 90s के एंड तक जाकर फिर क्या आया, प्लेन, एरोप्लेन आया. एरोप्लेन की इन्वेंशन हुई और धीरे धीरे एरोप्लेन को डेवलप किया गया कि वो पैसेंजर और गुड्स दोनों ही कैरी कर सके. इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से अर्ली 19th सेंचुरी से लेकर अभी तक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कितना चेंज हुआ. जहां शुरू में कुछ भी नहीं था, तो पीपल जो है वो पैदल चलते थे, लोग पैदल पैदल मूव करते थे, से लेकर अब कहां हम प्लेन्स में, इवन रॉकेट में बैठकर हम चांद पर भी जा सकते हैं. और ये बहुत टाइम से चल रहा है. तो कितना ज्यादा डेवलप हुआ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है. कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी. चलिए, अब जब हम ट्रैवल करते हैं तो भाई हम बात करते हैं डिस्टेंस की, है ना. छोटे से शुरू करते हैं. अगर हम कहें कि भाई हमारा स्कूल जो है वो मेरे घर से कितना दूर है, इसका डिस्टेंस क्या है, तो हम कैसे बोलेंगे. कोई यूनिट होना चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे हम बता सके
कि हाँ भाई मेरा जो स्कूल है वो इतनी दूर है ना। इसी तरह से अगर हम लेंथ की बात करें, अगर मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा स्टडी टेबल इतना लेंथ है उसका, तो मैं कैसे बताऊंगी कि वो कितना लेंथ है। अगर मैं बैट यूज कर रही हूँ, क्रिकेट खेल रही हूँ, तो मैं कैसे कहूंगी कि मेरा बैट जो है वो कितना लॉन्ग है, उसकी लेंथ क्या है ना। तो लेंथ जो है, सबसे पहले तो लेंथ और डिस्टेंस के बीच फर्क क्या है वो देखते हैं। लेंथ हमें बताता है किसी भी चीज की लंबाई, हाउ लॉन्ग अ थिंग इज, हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज। और डिस्टेंस हमें बताता है कि दो पॉइंट्स या दो चीजों के बीच कितना फासला है, कितनी दूरी है। ठीक है, बात आई समझ में। लेंथ यानी हाउ लॉन्ग एन आर्टिकल इज, कोई भी चीज कितनी लंबी है। और डिस्टेंस है दो पॉइंट्स या दो जगह के बीच में कितना फासला है या कितनी दूरी है, तो उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। और यही आप मेरे पीछे लिखा हुआ है। तो बेसिकली लेंथ डिनोट्स how long an object is, while distance gives the information as how far two things are. Clear? अर्ली डेज में, बहुत ही पुराने समय में, जब स्केल्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, स्केल यानी हम भाई सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में लेंथ को मेजर करते हैं अब, लेकिन तब जब ये सब नहीं था, तब लेंथ को कैसे मेजर करते थे पुराने जमाने में? मालूम है आपको? लकड़ियों के टुकड़े से, वुडन स्टिक से मेजर करते थे और कहते थे हाँ भाई एक स्टिक या दो स्टिक के बराबर है। या फिर धागा यूज करके और मेजर करते थे। और अगर बिल्कुल छोटे उसकी बात अगर हम करें, बहुत छोटे लेंथ या डिस्टेंस की, तो शुरू में लेंथ को उंगली से, कहते हैं ना, आपने आज भी सुना होगा 2 उंगल 4 उंगल, तो सबसे छोटी चीजों को उंगलियों से मेजर करते थे कि 2 उंगल है, 4 उंगल है, इस तरह से। और इसके अलावा फिस्ट यूज करते थे, मुट्ठी, फिस्ट यूज किया जाता था। बहुत ही पुराने टाइम की बात कर रही हूं मैं। ठीक है। और उस वक्त डिस्टेंस, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें डिस्टेंस मेजर करना पड़े तो कैसे करते थे? वो दिन में करते थे। हाँ, अगर एक जगह से दूसरी जगह हमें पैदल चलकर जाना है तो कितने दिन का टाइम लगेगा, वैसे मेजर करते थे कि भाई यहां से जो फलाना गांव है वो 2 दिन की दूरी पर है, यानी 2 दिन लगते हैं। अगर आप पैदल चल के जाएंगे आराम कर करके रुक के, तो 2 दिन लगते हैं। तो इस तरह से डिस्टेंस मेजर किया जाता था, क्योंकि कोई प्रॉपर स्केल उस वक्त नहीं था। अब मैंने बात करी कि वुडन स्टिक से यूज करते थे, है ना। इसके अलावा हैंड का मेजरमेंट भी लिया जाता था इस तरह से। ये हैंड लेकर यहाँ पे चिन तक इस तरह से मेजर करते थे कि एक बलिष्ठ बोलते, ये भी बोलते थे एक बलिष्ठ, है ना। ऐसे कर मेजर करते थे कि एक बलिष्ठ है, 2 बलिष्ठ है टाइप्स, या इस तरह से एक हाथ है, इस तरह से बोला करते थे कि एक हाथ दूरी पे है। एक जमाना था ये। लेकिन प्रॉब्लम कहां आई? प्रॉब्लम तब आई कि ये जो सिस्टम थे, ये कोई सिस्टम तो था ही नहीं पहली बात, ये तो एक हम काम चला रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सभी के बॉडी पार्ट्स का साइज अलग होता है, तो इसको एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट की तरह नहीं ले सकते थे, पॉसिबल नहीं है। मैंने अगर कहा कि मेरा एक बलिष्ठ, तो वो आपका एक बलिष्ठ के बराबर हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा सिस्टम था, एक बेसिक तरीका था कि भाई हमें डिस्टेंस मेजर करना है, लेंथ मेजर करना है, तो क्या करें? तो जो पॉसिबिलिटी है, बॉडी पार्ट्स को यूज करके उस टाइम ये सब किया जाता था। लेकिन बॉडी पार्ट्स सबके अलग अलग होते हैं, सबका साइज अलग होता है, इसीलिए इसको एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है। तब बात आई प्रॉपर मेजरमेंट की। मेजरमेंट में एक अननोन क्वांटिटी को एक नोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं, और वो जो नोन क्वांटिटी है उसे यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट। तो ये जो सारे वेज थे ये ट्रेडिशनल वेज हैं। ठीक है। इवन जो फुट है, फुट को भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में लेंथ का एक यूनिट की तरह लिया जाता था। क्लॉथ को यार्ड में मेजर किया जाता था, और जैसा कि मैंने बताया कि क्लॉथ को मेजर करने के लिए इस तरह से जो है वो हैंड को स्ट्रेच करके चिन तक लाकर जो है वो
ऐसे भी मेजर करते थे, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये सारे स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं हो सकते थे, तो एक स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत थी, एक ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट की जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाए और जो यूनिवर्सली सेम हो, पर्सन टू पर्सन डिफर ना करे। तो एक फिक्स्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट जिसकी एक यूनिफॉर्म वैल्यू हो और जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करे, जिसकी यूनिफॉर्म वैल्यू हो थ्रू आउट द वर्ल्ड और इसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाए, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद करना है। क्या है? अ फिक्स्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच हैज अ यूनिफॉर्म वैल्यू दैट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन is called a standard unit of measurement. साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट और ये सिस्टम अब कहलाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। शॉर्ट में इसको एसआई यूनिट्स कहते हैं, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर, दिख रहा है? लेंथ का एसआई यूनिट है मीटर। 1 मीटर में 100 सब डिविजन होते हैं, 1 मीटर में 100 सब डिविजन होते हैं कॉल्ड सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 सब डिविजन होते हैं कॉल्ड मिलीमीटर। ये हम जानते हैं, स्केल को हम देखेंगे तो स्केल में रहता है। ठीक, तो हमेशा याद रखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 100 सेंटीमीटर मिलकर बनाता है 1 मीटर, और 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के बराबर, यानी 10 मिलीमीटर मिलकर बनाते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक, जो लार्ज डिस्टेंसेस होते हैं, बड़े बड़े डिस्टेंसेस होते हैं, उसको मेजर करने के लिए एक बड़ा यूनिट ऑफ लेंथ यूज किया जाता है, जिसे कहते हैं किलोमीटर्स। जब हम दो शहरों के बीच के डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि भाई भोपाल और बॉम्बे के बीच जो डिस्टेंस है, भोपाल से बॉम्बे इतने मीटर दूर है, नहीं, हम कहते हैं इतने 1000 किलोमीटर है या इतने 100 किलोमीटर है। ठीक है, क्योंकि छोटी डिस्टेंसेस को मेजर करना और बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने में बहुत डिफरेंस है। बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए एक बड़ा यूनिट चाहिए है, और वो बड़ा यूनिट है किलोमीटर। Always remember 1 kilometer is equals to 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। ये सब आपको क्यों मालूम होना चाहिए? क्योंकि ये कन्वर्जन में आपको काम आएगा, बहुत जरूरी है ये। जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो कन्वर्जन करने में ये काम आता है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम तभी कर पाएंगे अगर हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, एटसेट्रा। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ हाउ टू टेक करेक्ट मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स को करेक्टली कैसे हम लेंगे ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। सबसे पहला पॉइंट कि एक सूटेबल डिवाइस को चूज करिए। सबसे पहले सूटेबल डिवाइस यानी जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर लार्ज साइजेस हैं तो हम उसको मीटर में मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटे साइजेस को, छोटी लेंथ को हम मीटर में मेजर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम नॉर्मली स्केल यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं? स्केल यूज करते हैं हम। स्केल दिख रहा है? स्केल को हम यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, और आपको पता ही है कि स्केल को हम जो भी ऑब्जेक्ट है उसके पास रखते हैं। पास रखने के बाद हम उसका जीरो देखते हैं। ठीक है, जीरो को हम एक एंड पे रखते हैं प्रॉपरली, और दूसरे एंड तक कि कितने पर आ रहा है वो नंबर, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो हमेशा जीरो मार्क जो है वो क्लियरली आपके स्केल पे विजिबल होना चाहिए। जीरो मार्क को आपको प्रॉपरली प्लेस करना चाहिए जिस भी चीज की लेंथ आपको मेजर करनी है। सपोज आप टेबल की कर रहे हैं, है ना, तो उसमें आपको जीरो के साथ प्रॉपरली रखकर और देखना पड़ेगा कि वो कितने सेंटीमीटर्स, या ये जो स्केल है ये सेंटीमीटर का है और साथ में इसमें है इंचेस, तो या तो ये इंच में करेगा मेजर या फिर सेंटीमीटर में। ठीक है, आपकी आई को ध्यान से रखना पड़ता है जीरो के पास, और प्रॉपरली देखकर करेक्ट रीडिंग को लेकर और उसको नोट करते हैं।
ठीक है, तो जो आपको ध्यान रखना है वो रखना है जीरो का। स्केल में जो जीरो है उसको एक एंड पे रखना है और दूसरा एंड कहां तक जा रहा है उसको देख के आपको प्रॉपरली मार्क करना है और नोट करना है। ठीक, नाउ द पॉइंट इज हाउ टू मेजर लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अगर एक कर्व लाइन है तो इसे आप कैसे मेजर करेंगे? एक कर्व लाइन के लेंथ को आप डायरेक्टली किसी मीटर स्केल से या किसी सेंटीमीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले एक आप थ्रेड लेंगे, इसके लिए आप एक थ्रेड यूज करेंगे। यू कैन सी दिस थ्रेड। थ्रेड के एक एंड पर हम एक नॉट जो है बनाएंगे। थ्रेड के एक एंड पर हमने ये नॉट बना लिया। ठीक है, नॉट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इस नॉट को कर्व्ड लाइन के एक एंड पर रखेंगे और थोड़े थोड़े पोर्शन को ऐसे ऐसे करके हम मेजर करते जाएंगे। कर्व्ड लाइन के ऊपर रख रख के मेजर करते जाएंगे और सपोज हमें यहां मिला उसका लास्ट एंड, यहां फिर से हम एक नॉट लगाएंगे बहुत ही केयरफुली, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही केयरफुली हमने यहां पर एक नॉट लगाई। अब हमें ये इसका लेंथ मिल गया। अब इस लेंथ को हम इस स्केल के साथ रखेंगे। एक फ्लैट सरफेस पे आपको रखना है। ठीक है, फ्लैट सरफेस पे टेबल पे आप रख लीजिए और एक नॉट को जीरो पर रखिए, दूसरा नॉट कहां तक जा रहा है उसको मेजर कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप एक कर्व्ड लाइन को एक थ्रेड की मदद से आराम से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? समझ में आई ये बात? किस तरह से हमें एक थ्रेड लेना है, एक तरफ एक नॉट लगानी है, उसे कर्व्ड लाइन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पोर्शन से उसके साथ कर करके जोड़ के इसको मेजर करना है, एक और नॉट लगानी है और फाइनली इसको एक स्केल के ऊपर फ्लैट सरफेस पर रखकर इसको मेजर कर लेना है, लेंथ बिटवीन द टू नॉट्स। क्लियर? तो देखा कितना इजी है ये। अब लेंथ आपको समझ में आ गया, डिस्टेंस समझ में आ गया। बात करते हैं मोशन की। व्हाट इज अ मोशन? नाम से कुछ समझ में आ रहा है? सुना तो होगा पहले आपने। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है, उसको हम कहते हैं कि वो मोशन में है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल कार, एक कार जो रोड पर चल रही है, हम कहते हैं इट इज इन मोशन। वाई? क्योंकि वो मूव कर रही है, कंटिन्यूअसली लगातार मूव कर रही है। बर्ड्स अगर फ्लाई कर रहे हैं, अगर बर्ड्स फ्लाई कर रही है तो हम कहेंगे बर्ड इज इन मोशन, क्योंकि वो मूव कर रही है, वो एक जगह पर रेस्ट नहीं कर रही है। एरोप्लेन अगर फ्लाई कर रहा है, एक फ्लाइट जाती है ना, हम कहते हैं देखो भाई प्लेन जा रहा है, तो वो प्लेन क्या है, वो मोशन में है क्योंकि वो मूव कर रहा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड कोई चीज अगर एक ही जगह पर रखी है, सपोज ये पेन है, इसको मैंने ऐसे रख दिया, टेबल पर रख दिया, कहीं पर भी रख दिया, तो ये पेन क्या है? दिस इज एट रेस्ट। हम कहेंगे कि ये पेन रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मूव कर भी नहीं सकता ना, अपने आप कैसे करेगा, मुझे मूव करना पड़ेगा इसे। तो हमने इसको यहां रख दिया इस पे, तो हम कहेंगे दिस पेन इज एट रेस्ट। ठीक है, कोई पेड़ है, हाउस है, बिल्डिंग है, तो ये सब क्या है? दीज ऑब्जेक्ट्स, ये सभी चीजें एक फिक्स्ड पोजीशन पे हैं, ये मूव नहीं करती हैं, तो हम कहेंगे दे आर एट रेस्ट। ठीक, सभी मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशन को चेंज करते जाते हैं विद टाइम, उनकी पोजीशन चेंज होती है विद टाइम। फॉर एग्जाम्पल एक कार चल रही है तो उसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज होती जा रही है और हम कह रहे हैं कि द कार इज इन मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट मूव कर रहा होता है तो उसके मोशन को ऑब्जर्व करना आसान होता है, हम कह सकते हैं हाँ भाई ये कार चल रही है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही स्लोली मूव कर रहा है तो उसके मोशन को ऑब्जर्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है, काफी डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल लेंगे हम? रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच में कितने हैंड्स होते हैं? मिनट हैंड, आवर हैंड। आवर हैंड और मिनट हैंड में से कौन सा स्लोली मूव करता है? बताओ। जो स्लोली मूव करता है आवर हैंड,
उसको उसका मोशन को ऑब्जर्व करना काफी डिफिकल्ट होता है। जबकि जो आपका मिनट का हैंड होता है और सेकंड्स का जो हैंड होता है वो तो बहुत ही फास्ट फास्ट मूव करता है। मिनट का हैंड को भी आप ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ भाई आप 2 मिनट पे आया, आप 10 पे आया, आप 15 पे आया, लेकिन आर हैंड सबसे धीरे धीरे मूव करता है और उसके मोशन को एकदम ऑब्जर्व करना काफी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से सोलर सिस्टम की हम बात करें तो सोलर सिस्टम में हम जानते हैं कि सभी जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत धीरे 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 मूव करते हैं, बहुत ही स्लोली, और अपनी एक्सिस पर भी वो रोटेट करते हैं। वो रोटेशन भी बहुत ही स्लो है, उसको भी एकदम ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप। एकदम आप नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये तो घूम रहा है, क्योंकि उसका मूवमेंट बहुत ही स्लो है, उसका मोशन बहुत बहुत स्लो है। ठीक है, नाउ दिस मोशन कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। मेन 3 टाइप के मोशन हो सकते हैं। पहला मोशन अगर आप देखें तो इट इज रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है जब कोई भी एक बॉडी, कोई भी एक चीज स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो हम कहते हैं इसका रेक्टिलिनियर मोशन है। फॉर एग्जाम्पल कोई रेसर है, स्प्रिंटर है, वो 100 मीटर रेस में दौड़ रहा है, तो वो एक ट्रैक के अलोंग बिल्कुल स्ट्रेट मूव करता है, स्ट्रेट दौड़ता है ना, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन होगा। सोल्जर्स जो मार्च पास करते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मार्च पास करते हैं, उसे भी हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, राइट। सेकेंड टाइप का मोशन होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर के नाम से हम समझ सकते हैं कि गोलाई में है। ठीक है, इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ में ऐसे गोल गोल मूव करता है तो इट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको पता ही है, क्लॉक के हैंड्स या वॉच के हैंड्स, वो गोल मूव करते हैं, सर्कुलर मोशन में रहते हैं। ठीक, उसी तरह रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सन के आसपास अर्थ का रोटेशन या बाकी प्लैनेट्स का रोटेशन, वो भी सर्कुलर मोशन है, राइट। फिर एक और मोशन होता है जिसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक, पीरियोडिक का मतलब है एक ऐसा मोशन जो अपने आप को बार बार रिपीट करता है एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, ऐसा मोशन जो अपने आप को फिक्स्ड इंटरवल्स पर बार बार क्या करता है, रिपीट करता है, तो इसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, आपने क्लॉक का पेंडुलम देखा होगा। पेंडुलम कैसे मूव करता है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर ही वो वापस जाता है और वापस आता है ना। टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं उसको, जो पेंडुलम का मोशन है इट इज नोन एज टू एंड फ्रो मोशन। तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो बार बार रिपीट होता है, तो इसे कहेंगे पीरियोडिक मोशन। और कोई एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्विंग, झूला जब आप झूलते हैं, स्विंग का मोशन भी पीरियोडिक मोशन ही कहलाएगा, क्योंकि वो भी एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद बार बार रिपीट होता है जब तक कि वो रुक नहीं जाता, है ना। तो दिस इज पीरियोडिक मोशन। तो इस तरह से 3 मोशन पढ़ लिए हमने, रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन में, सर्कुलर मोशन जो कि सर्कुलर उसमें हो रहा है, और पीरियोडिक मोशन जो कि रिपीट हो रहा है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। क्लियर टू एवरीबॉडी? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक और तरह का मोशन होता है नोन एज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन हमें समझ में आ रहा है नाम से कि हाँ रोटेशन हो रहा है। जब एक ऑब्जेक्ट अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करता है तो कहते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये हमने भी थोड़ी पहले बताया था। स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। अर्थ अपनी ही एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, अपनी ही एक्सिस पे यूं घूम, सपोज एक बॉल है, यू कैन टेक फॉर एन एग्जाम्पल अ बॉल। एक बॉल अगर ऐसे ऐसे धीरे 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 मूव होती है एक ही जगह पे अपनी ही एक्सिस पे, तो इसे कहते हैं रोटेशनल मोशन। स्पिनिंग ऑफ अर्थ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फैन के ब्लेड्स का रोटेशन, फैन के जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट करते हैं,
उसको भी रोटेशन कहेंगे, अपने ही एक्सिस पे वो रोटेट करता है। इसके अलावा जो टॉप हम खेलते हैं ना लट्टू में, वो धागा बांध के उसको स्पिन करते हैं, उसका मोशन भी एक रोटेशनल मोशन है, मोशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में क्या डिफरेंस है। सर्कुलर मोशन भी ऐसे ही हो रहा है, रोटेशनल मोशन भी ऐसे ही हो रहा है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है कि इन सर्कुलर मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, बट इन रोटेशनल मोशन द ऑब्जेक्ट स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ध्यान रखिए। सर्कुलर मोशन में एक पर्टिकुलर पाथ होता है, उस पाथ में मोशन होता है, जबकि रोटेशन में कोई पाथ नहीं है, जो चीज है वो अपनी ही जगह पर, इसीलिए हम कहते हैं अपनी एक्सिस पर, अपनी ही जगह पर वो घूमती रहती है, गोल गोल रोटेट होती है, तो उसे रोटेशन कहते हैं। तो ये डिफरेंस है रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन के बीच में। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि सर्कुलर मोशन में एक सर्कुलर पाथ है, उसमें मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, एक ये बॉल है, सपोज ये कुछ एक है और इसके आसपास ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन रोटेशन में क्या हो रहा है, ये अपनी ही एक्सिस पे यूं यूं मूव हो रहा है। ठीक है, अपनी ही एक्सिस पे गोल घूम रहा है। आई बात समझ में? एक ये है और एक ये है कि इसके आसपास कोई चीज ऐसे ऐसे घूम रही है या ऐसे घूम रही है। बात समझ में आ रही है? ये है सर्कुलर मोशन, ठीक है, और ये है रोटेशनल मोशन। Clear? I hope this is very much clear to everyone. The difference between rotational motion and circular motion. Clear? I hope everything is clear to everyone. So that's all for today's class. Motion and measurement of distances में हमने बहुत सारी हिस्ट्री देखी, मेजरमेंट की, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। आई होप आपको मजा भी बहुत आया होगा। एट द सेम टाइम अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। आई विल गेट बैक टू यू। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द वीडियो कंटेंट ऑफ माय चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड yes, don't forget to share it with your friends. Bye bye.